वेलकम टू माय चैनल। कहानी कोई नहीं मैं तेरे साजन की। माँ, आप अब तक तैयार नहीं हुई, क्या सोच रही हैं? मेहमानों के आने का समय हो गया है और आप है कि यूं ही बैठी हैं। संध्या ने अपनी सास रुक्मणी से कहा। हाँ, अभी तैयार हो जाती हूँ। मुझे तैयार होने में भला कितना समय लगने वाला है, साड़ी ही तो बदलनी है, रुक्मणी बोली। सारे मेहमान इकट्ठा हो चुके थे। औरतों में आपस में धीरे धीरे खुसर फुसर शुरू हो गई। सब आपस में कह रही थी, बड़े दिल वाली है रुक्मणी, नहीं तो सौतन की भी कोई बरसी बनाता है भला। ये सब बातें रुक्मणी सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने जवाब देने का सोचा, लेकिन फिर सोचा चलो रहने दो। ये लोग क्या समझेंगे मेरे और वृंदा के रिश्ते को। वो ना होती तो मेरे अक्षय को कौन संभालता। उसी ने तो इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। खाना खाने के बाद सारे मेहमान चले गए। संध्या अपनी सास रुक्मणी से बोली, माँ आपने सुना आज लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे छोटी माँ और आपके बारे में। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप छोटी माँ को इतना सम्मान देती हैं? आपने पापा के बगल में उनकी भी तस्वीर लगा रखी है। 2 साल हो गए मेरी शादी को, ना आपने कभी इस विषय में बताया और ना ही अक्षय ने। लेकिन माँ प्लीज़, आज मुझे जानना है छोटी माँ के बारे में। रुक्मणी बोली, बहुत ही गहरा रिश्ता है वृंदा और मेरा। उसने तो मुझे कभी सौत माना ही नहीं। मैं ही ना जाने उसको कितना गलत समझती रही। रुक्मणी ने अपने अतीत को याद किया। बात उस समय की है, मैं और राजेश एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी। माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो चुकी थी। पापा के प्यार दुलार ने मुझे काफ़ी बिगाड़ रखा था। पापा बहुत बड़े इंजीनियर थे, रुपये पैसे की कमी नहीं थी, तो जो मुँह में बोलती जल्द ही पूरा हो जाता। राजेश गांव का रहने वाला सीधा सादा सा लड़का था। ना कोई चापलूसी और ना ही कोई बेईमानी। एक अजब सी सादगी थी उसमें। ना वो लड़कियों से बात करता था और ना ही कहीं किसी के साथ घूमता फिरता था। बस पढ़ाई में ही लगा रहता था। उसके घर में सिर्फ उसके बूढ़े माँ बाप थे। मैं धीरे धीरे राजेश को पसंद करने लगी और राजेश भी मुझे पसंद करने लगा। और मैंने राजेश को पापा से मिलवाया। पापा ने भी राजेश को पसंद कर लिया और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हमने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके शादी कर ली। राजेश को बहुत अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। वो अपने गांव में जाकर बसना चाहता था, अपने माता पिता के पास, और मैं इस बात के लिए कतई राजी नहीं थी। फिर हमारी ज़िंदगी में अक्षय आया। एक रोज़ गांव से खबर आई कि राजेश के पिता सख्त बीमार हैं। राजेश उनसे मिलने गया, लेकिन जब तक राजेश गांव पहुंचा पिताजी स्रोग सिधार चुके थे। वापस आने पर राजेश ने गांव में रहने का पक्का इरादा कर लिया था। उस दिन हमारा बहुत झगड़ा हुआ और उस दिन राजेश अक्षय को लेकर गांव चला गया। उसने सोचा कि मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं भी गाँव रहने पहुँच जाऊँगी, लेकिन मेरा अहम आड़े आ गया और मैं कभी भी गाँव नहीं गई। यहाँ तक कि मेरे अंदर इतनी दुष्टता आ गई कि मुझे अपने दुधमुहे बच्चे का भी ध्यान नहीं आया। मैं अपने पापा के साथ रहने लगी। पापा ने भी समझाया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी और अपनी ज़िंदगी में खुद ही जहर घोल लिया। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि राजेश की माँ भी नहीं रही। फिर मुझे पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। फिर मैंने कभी भी गांव जाने का नहीं सोचा और ना कभी राजेश से मिलने की कोशिश की। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के 15 साल बीत गए। अक्षय भी बड़ा हो चुका था और 12वीं पास कर ली थी। मुझे एक दिन चिट्ठी आई कि वृंदा मुझसे मिलना चाहती हैं। राजेश तो इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे ये खबर तो मिल चुकी थी, लेकिन मैंने अब तक संयम रखा था और मैं अपने वकील से इस विषय पर मिल चुकी थी कि मैं अपने बेटे को अपनी सौतन से कैसे वापस ले सकती हूँ। लेकिन वृंदा की चिट्ठी मिलने से मुझे उससे मिलने का बहाना मिल चुका था। फिर एक दिन मैं गाँव पहुँची। एक तो गांव तक का थका देने वाला बस का सफ़र, ऊपर से बस रुक रुक कर चल रही थी। 2-3 घंटे के सफ़र के बाद मैं गांव पहुंची। पक्की सड़क से गांव की ओर अंदर जाने के लिए सिर्फ तांगा चलता था। धूल भरा कच्चा रास्ता, ऊपर से तांगे पर बैठे बैठे मेरी हालत ख़राब हो गई। जैसे तैसे गाँव के अंदर पहुँची, फिर घर तक भी पहुँच ही गई। देखती हूँ छोटा सा घर है, शायद 2 ही कमरे रहे होंगे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, खुला है, आ जाओ। मैंने दरवाज़ा खोला। आंगन में एक हैंडपंप लगा था। बीच में तुलसी का पौधा था और कमरों की छत पर कद्दू और लौकी की बेलें छाई थी। बगल में कुछ गुड़हल और सदाबहार के भी पौधे थे। मैंने संकोचवश पूछा, कोई है? अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाइए। मैं अंदर पहुंची तो देखती हूँ एक पतली सी छरहरी काया वाली गोरी सी औरत बिस्तर पर लेटी है। मैंने अपना परिचय दिया कि ये चिट्ठी मिलते ही मैं फ़ौरन चली आई।
वो बोली, बहुत अच्छा किया दीदी जो आप यहाँ चली आई। आपसे बहुत कुछ कहना था मुझे। मैं ही वो अभागी वृंदा हूँ जिसकी वजह से आप अपने पति से इतने सालों तक दूर रही। गलती आपकी भी नहीं, कभी कभी जिंदगी में ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे हम नियति समझकर बस जिंदगी जीते रहते हैं। यही मेरे और आपके साथ हुआ। गांव आकर राजेश जी ने गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इतने पढ़े लिखे थे तो एक ही आवेदन में नौकरी मिल गई। पहले माताजी थी, बच्चे को संभाल लेती थी, लेकिन माताजी के जाने के बाद अक्षय को मास्टर जी संभाल नहीं पा रहे थे। मैं विधवा थी, गांव के स्कूल में मिड डे मील में खाना पकाती थी। मुझसे बच्चे का रोना नहीं देखा जाता था तो मैं बच्चे को संभालने लगी। कुछ दिनों में बच्चा भी मुझसे घुल मिल गया। एक रोज़ बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उसकी देखभाल के लिए रात को मुझे मास्टर जी के घर रुकना पड़ा। लेकिन सुबह तक गांव भर में हंगामा हो चुका था। बदनामी से बचने के लिए मास्टर जी ने सारे गांव वालों के सामने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। लेकिन दीदी, भगवान साक्षी है, उन्होंने कभी भी मुझे हाथ नहीं लगाया। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपके साजन की कोई भी नहीं। मैं अक्षय को पाल लेती अगर मेरी तबीयत ठीक रहती। इसलिए आपको संदेशा भेजा कि आप अपनी अमानत को ले जाएं। तभी अक्षय भी बाहर से आ गया, शायद कुछ सामान लेने गया था। वृंदा ने अक्षय से कहा, बेटा अपनी माँ के पैर छुओ। अक्षय ने मेरे पैर छुए, फिर चाय बनाई। वृंदा बहुत बीमार थी और बिस्तर से उठने में असमर्थ थी। फिर अक्षय ने खाना बनाया और बातों बातों में मैंने अकेले में अक्षय से पूछा, क्या हुआ वृंदा को? अक्षय बोला, कैंसर है, बस 2 महीने की मेहमान है। और 2 महीने बाद वृंदा चल बसी। इतना कहते कहते रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए और संध्या की आंखों में भी आंसू टपक पड़े। रुक्मणी बोली, इसे कहते हैं सच्चा त्याग, और ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। वो वाकई मेरे साजन की कोई नहीं थी। समाप्त।